everyone, I welcome you all to our online learning platform. आज के वीडियो लेसन में हम देखने वाले हैं पार्ट 5 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। याद होगा हमने लास्ट के वीडियो लेसन को खत्म किया था एक वर्ड के साथ, जिस वर्ड का क्या नाम था? लिबर। तो आज हम जानेंगे डिटेल में कि ये लिबर क्या था और मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। What did liberal nationalism stand for? लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था? तो आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट लेसन में ही बताया था कि लिबर वर्ड का मतलब होता है फ्री, और लिबरलिज्म, इज्म वर्ड जुड़ गया, ISM, इसका मतलब है फीलिंग होना। तो लिबरलिज्म क्या है? तो इट इज बेसिकली द फीलिंग ऑफ बीइंग फ्री, यानी कि फ्री होने की, फ्रीडम की फीलिंग को लिबरलिज्म कहते हैं। और ये लिबर वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है। ओके, और याद होगा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो न्यू मिडिल क्लास था वो लिबरलिज्म चाहता था। दे वर डिमांडिंग फॉर लिबरलिज्म एंड दे वर सपोर्टिंग लिबरल नेशनलिज्म। सो फॉर द मिडिल क्लास व्हाट डज दिस वर्ड लिबरलिज्म मीन्स? लिबरलिज्म का शाब्दिक अर्थ तो समझ में आ गया ना, इसका मतलब फ्री होता है। बट फ्री इन द सेंस व्हाट? किस सेंस में वो खुद को फ्री चाहते थे? तो चलो देखते हैं किस सेंस में वो खुद को फ्री चाहते थे। अब देखो, ये बात तो आप भी मानते हो कि फ्री का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। जैसे कि फ्री कहने का मतलब किसी के लिए हो सकता है लेट नाइट घूमना अलाउ हो, किसी के लिए हो सकता है घर में रहना अलाउ हो। दैट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन ना। अगर कोई इंट्रोवर्ट होगा तो उसके लिए फ्री होने का मतलब है कि मुझे अकेला रूम में छोड़ दो। अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो उसके लिए क्या है? फ्री होने का मतलब है कि आराम से वो हर वक्त बाहर घूमते रहे। तो वैसे ही जो हमारे मिडिल क्लास थे उनके लिए फ्री का मतलब क्या था? तो देखो, उनके लिए फ्री का मतलब था फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। फ्री का मतलब था कि उन्हें आज़ादी दी जाए और सारे लोगों को नियम कानून के सामने बराबर कंसीडर किया जाए। इक्वालिटी क्यों? तो देखो, आपको याद होगा फ्रेंच सोसाइटी में भी हमने 9th में पढ़ा था, डिफरेंसेस थे ना, नोबिलिटी, क्लर्जी और थर्ड स्टेट में उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलता था, इनको नहीं मिलता था। फिर याद है चर्च के बारे में भी कि चर्च जो है, जो बड़ा कोई आदमी क्राइम करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, बट छोटा कोई क्राइम करता था उस पर ज़्यादा केसेस, ज़्यादा उन पे कार्रवाई होती थी। तो यहाँ पे एक तरह का इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा था। तो मिडिल क्लास जो है वो इसके अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि सारे लोगों को लॉ के सामने भी इक्वली ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट इनका डिमांड था कि जो सरकार बने वो कंसेंट से बने, यानी कि जब सरकार बने तो उसमें इनकी भी इच्छा पूछी जाए और इनका भी जो आपका एडवाइस है वो लिया जाए, इन्हें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। थर्ड, इनके लिए फ्रीडम होने का मतलब या लिबरलिज्म का मतलब था कि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो और गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू बने। गवर्नमेंट किसके थ्रू बने? पार्लियामेंट के थ्रू। ओके, एंड इनका मतलब ये भी था लिबरलिज्म से कि ऑटोक्रेसी पे एंड लगे और जो सरकार है वो कैसी हो? पार्लियामेंट वाली हो, और उसमें क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशन हो। और जितने भी क्लरिकल प्रिविलेजेस है, क्लरिकल प्रिविलेजेस मतलब याद है ना क्लर्जी क्लास, तो क्लर्जी क्लास को जितना भी प्रिविलेज मिला हुआ है, जितना भी बेनिफिट मिला हुआ है, पर्क्स मिले हुए, उन पे भी अंत लगाया जाए। अब जिसको भी प्रिविलेज मिलना है वो उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग मिले, इस बेसिस पे नहीं कि वो किस खानदान को बिलोंग करते हैं। क्लियर? एंड आखिरी इनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का वायलेबिलिटी है उसको खत्म किया जाए। भाई अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? वायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है? तो सिंपल देखो, पहले क्या था ना कि राजा था, अब राजा को जब मन करता वो प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी का खींच सकता था अगर उसको पसंद आया तो। जैसे मान लो कि आप राजा हो, कहीं से गुजर रहे हो और आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आई तो तुरंत आप उस प्राइवेट इंडिविजुअल से उसका प्रॉपर्टी खरीद लेते थे। सामने वाले के पास ऑप्शन नहीं था देना है कि नहीं, उनको देना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो इससे क्या था, इनको सिक्योरिटी नहीं थी उन प्रॉपर्टीज पे, तो नाउ दे वांटेड कि उनको वो सिक्योरिटी मिले उनके प्रॉपर्टीज पे। क्लियर? तो इनके लिए फ्रीडम का मतलब, लिबरलिज्म का मतलब ये 5 चीजें थी। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट,
एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस और इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब ये जो हमारा लिबरलिज्म है, ये जो फ्रीडम है, हम इनको दो स्फेयर में भी समझते हैं। लिबरलिज्म दो स्फेयर में जो मेनली डील होता है वो है पॉलिटिकल स्फेयर और इकोनॉमिक स्फेयर। पॉलिटिकल स्फेयर जिसका सीधा संबंध पॉलिटिक्स से है, और इकोनॉमिक स्फेयर जिनका सीधा संबंध इकोनॉमिक्स से या कह सकते हो मनी रिलेटेड है। तो जितने पॉइंट्स अभी मैंने बताए थे उनमें जो पहले 4 पॉइंट्स थे वो आपके थे पॉलिटिकल स्फेयर में फ्रीडम, यानी कि पॉलिटिकली ये सारी आज़ादी इन्हें चाहिए थी, जबकि प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो इनवायलेबिलिटी है वो इकोनॉमिक स्फेयर का हिस्सा है। क्लियर? चलो अब पॉलिटिकल स्फेयर को एक बार देखते हैं। पॉलिटिकल स्फेयर में भले ये सारे जो गिवन राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन हो, पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट कंसेंट से बने, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, ये सारी पॉलिटिकल स्फेयर में इनके लिबरलिज्म होने के लिए डिमांड्स थे कि ऐसी सोसाइटी हो। बट इनके मन में भी एक बात था, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब इनका ये नहीं था कि हर एक को बराबरी का हक मिले। इनके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब था एक्टिव सिटीजन्स को बराबरी का हक मिले। एक्टिव सिटीजन्स तो याद होगा 9th में आपने पढ़ा था, वोटिंग राइट किनके पास थी? वोटिंग राइट सिर्फ उन लोगों के पास थी जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, और महिलाओं के पास और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास वोटिंग राइट नहीं थी। तो ये भी वही कहते थे, यानी इनके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं था कि हर एक कोई जो 18 से ऊपर उम्र के हैं उनको आज़ादी मिले। क्लियर? तो दिस वाज अबाउट पॉलिटिकल स्फेयर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक स्फेयर। इकोनॉमिक स्फेयर में प्राइवेट प्रॉपर्टी की इनवायलेबिलिटी के अलावा और भी बहुत सारे डिमांड्स थे जो कि मिडिल क्लास चाहते थे। क्या क्या थे? मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए, स्टेट जो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट पे, उस पे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। फिर ट्रेड में बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जैसे कि वेट्स एंड मेजर्स में डिफरेंसेस है, डिफरेंट रीजन्स की अलग अलग करेंसीज है, तो ये सारी चीज़ों को हटा दिया जाना चाहिए। अब वेट्स एंड सिस्टम का डिफरेंसेस मतलब, तो याद होगा मैंने लास्ट लेसन में भी आपको बताया था कि वहाँ का ऐसा सिस्टम था ना कि एक एरिया में अगर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है तो दूसरे में 1 मीटर इक्वल्स टू अलग सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एल का, जो कि क्लोथ का मेजरमेंट होता है। उसमें दिया हुआ है कि कहाँ मेंस में अलग यूनिट है तो आपके दूसरे शहर में अलग यूनिट है। तो इससे क्या होता था ना, ट्रेडिंग में बहुत परेशानी होती थी। दूसरी बात क्या था ना कि हर जगह पर जैसे ही क्रॉस करते थे ना, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया क्रॉस करते थे, सब पे टैक्स देना पड़ता था। अब भाई जितने की सामान नहीं होती थी उससे ज़्यादा तो इन्हें टैक्स पे करना पड़ जाता था, तो उसके कारण चीज़ें महंगी हो जाती थी। तो ये ट्रेड में एक तरह का हिंडर क्रिएट करती थी। वैसे ही हर एक एरिया का अपना करेंसी था, तो इन सब से बहुत सारी परेशानी होती थी। तो इन सब को रिमूव करने के लिए ये क्लास अब डिमांड करने लगा कि एक इकोनॉमिक टेरिटरी बने, यानी कि जितने आसपास के एरिया हैं ये सारे यूनिफाई हो जाए, और इसके लिए इन्होंने ज़ोल्वरीन का फॉर्मेशन किया था। ज़ोल्वरीन भाई क्या था? तो ज़ोल्वरीन देखो कस्टम यूनियन था जो कि 1834 में फॉर्म किया गया एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया, यानी कि इसका इनिशिएटिव जो है वो प्रशिया ने लिया और आसपास के जर्मन स्टेट्स ने भी इनको सपोर्ट किया। और इसके बनाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जितने भी टैरिफ बैरियर्स हैं उनको हटाया जाए, जो आपका वेट्स एंड मेजर्स का डिफरेंसेस है उसको हटाया जाए, जो कि आपको याद होगा नेपोलियन ने हटा दिया था। क्या किया था उन्होंने? सबका कॉमन नेशनल करेंसी कर दिया था और स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे। इसके अलावा जैसे यहाँ पे आपके बुक में ही दिया हुआ है कि नंबर ऑफ करेंसी जो है वो 30 से घटा के 2 कर दी गई थी, और भी बहुत तरह का जो टैक्सेस है उन सबको रिमूव कर दिया गया। ज़ोल्वरीन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, तो याद रखो कि ज़ोल्वरीन क्या है? कस्टम यूनियन है जो कि 1834 में बना एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया, जिसे बाद में जर्मन स्टेट्स ने भी ज्वाइन किया। नेक्स्ट ये यूनियन क्या किया? तो ये यूनियन टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश किया और जो नंबर ऑफ करेंसीज है उसको 30 से 2 पे लाके छोड़ दिया। क्लियर? इन सारे इनिशिएटिव्स के कारण, और साथ ही साथ उसी समय रेलवे भी हमारा डेवलप हो रहा था, तो इन सब के कारण इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो और ज़्यादा हार्डनेस होने लगी और लोग जो है वो यूनिफाई होने लगे। तो एक तरह का इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है उसका लहर दौड़ा। कैसे भाई? सबको ही चाहते थे ट्रेड आसान हो जाए,
तो जितने लोग ट्रेड आसान हो जाए चाहते थे वो सारे एकजुट हो गए, तो इनके बीच में एक वननेस की फीलिंग आई जस्ट फॉर द इकोनॉमिक पर्पस। और इस तरीके से ये पूरा जो ग्रुप था मिडिल क्लास का वो एकजुट हो गया और इन्हीं के अंदर नेशनलिज्म की जो सेंटिमेंट्स है वो डेवलप हुई। क्लियर है? तो इस तरीके से मिडिल क्लास जो पूरा था वो नेशनलिज्म का भावना डेवलप अपने अंदर कर लिया। क्लियर? तो आज के लेसन के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको जितना समझाया है क्लियर हो गया है। इस टॉपिक से एक ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन रहा है कि ज़ोल्वरीन क्या था। क्लियर? और दूसरा बनता है कि लिबरलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है। तो लिबरलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है उसका शाब्दिक अर्थ बता दोगे। लिबर मीन्स फ्री एंड feeling of being free is called liberalism. Liberalism was meant in two ways. First was the political and the other was the economic. पॉलिटिकल स्फेयर को एक्सप्लेन कर दोगे कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो। और इकोनॉमिक स्फेयर में तो आपका ट्रेड बैरियर्स हटा दिया जाए, नंबर ऑफ करेंसीज रिड्यूस किया जाए, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स लाया जाए, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सारे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेवलप होता है इस टॉपिक से आज के लेसन से वो ये है कि ज़ोल्वरीन क्या था और क्यों बना था। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि ज़ोल्वरीन जो है एक कस्टम यूनियन था, 1834 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ताकि ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जा सके। ओके, सो आज के लेसन के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड या अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड टू अस।